नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की चेक पोस्ट पर बड़ा आतंकी हमला, 10 जवानों की मौत और 3 आतंकी गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान का तालिबान को ओपन चैलेंज, सीमा पर लगा कर रहेंगे बाढ़, जिसके बाद अब पाकिस्तान और तालिबान में होगा भीषण युद्ध। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध नहीं चाहते लेकिन हितों पर कुठारघात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अमेरिका से वार्ता रखेंगे जारी। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दक्षिण राज्यों में कोविड की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने के हैं निर्देश। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनाव का, हेलीकॉप्टर रोकने के आरोपों के बाद केशव प्रसाद मौर्य का तंज, सफाई जाने के लिए तैयार रहे अखिलेश यादव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की चेक पोस्ट पर बड़ा आतंकी हमला, 10 जवानों की इसमें हो गई है मौत, 3 आतंकी हो गए हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से जारी बयान के अनुसार 25 से 26 जनवरी की रात आतंकियों ने यह हमला किया था। बयान में कहा गया है कि इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई और गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया, जबकि 10 जवान शहीद हो गए और इस हमले में कई आतंकी घायल भी हुए हैं। बयान में आगे बताया गया कि 3 आतंकियों को पकड़ लिया गया है। आतंकियों को खोजने के लिए अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने ISPR के बयान के हवाले से कहा कि सशस्त्र बल हमारी धरती से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के 10 जवानों की हो चुकी है मौत और 3 आतंकवादी भी हो गए हैं इसके लिए गिरफ्तार। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान का तालिबान को ओपन चैलेंज, सीमा पर लगाकर रहेंगे बाढ़, जिसके बाद पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती में आई दरार, भीषण युद्ध संभव। जी हां दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की मदद से काबुल पर कब्जा किया। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाके के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़े, लेकिन अब तालिबान का पाकिस्तानी सेना के साथ विवाद चल रहा है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विवाद की जड़ है अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर लगने वाली बाढ़, जिसे लेकर पाकिस्तानी सेना ने साफ कर दिया है कि बाढ़ लगाने का काम किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं, क्योंकि इस काम में पाकिस्तान के शहीदों का खून शामिल है। पाकिस्तान हुकूमत ने जिस आतंकवाद को फलने फूलने दिया, अब उसे उसी से डर लग रहा है। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के जाने के बाद पाकिस्तान भी सीमा पार आतंकवाद से डरा हुआ है और इसीलिए दुरंत लाइन पर बाढ़ लगाने का काम वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, लेकिन तालिबान वो दुरंत लाइन पर बाढ़ लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, लेकिन तालिबान इसका विरोध कर रहा है और कई बार पाकिस्तान बाढ़ को तोड़ भी चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी विदेश मंत्री का बयान, कहा युद्ध नहीं चाहते लेकिन हितों पर कुठाराघात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अमेरिका से वार्ता जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने शुक्रवार को साफ तौर पर कहा कि वो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने सुरक्षा प्रस्ताव पर ठोस आश्वासन चाहता है। इसके लिए 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हो सकती है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर वार्ता की और उन्हें भरोसा दिया कि रूस का हमला होने की स्थिति में उसे नाटो की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अमेरिका पूरा सहयोग देगा। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने रेडियो चैनल से वार्ता में कहा कि जहां तक रूस की सोच का ख्याल है तो हम यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहते कि हमारे हितों पर निर्ममता से आघात हो और उनकी अनदेखी की जाए। हम सुरक्षा प्रस्ताव के जरिए उन्हीं पर चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दक्षिणी राज्यों में कोविड की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को दक्षिण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने ई-संजीवनी, टेली कंसल्टेशन और मॉनिटरिंग, होम आइसोलेशन और RT-PCR टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया। समाचार एजेंसी के मुताबिक ऐसे राज्य जहां टेस्टिंग कम है उनके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस बैठक में आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए और इस दौरान विभाग के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग में तेजी लाने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया और ऐसे राज्य जहां टेस्टिंग कम है उन्हें RT-PCR के जरिए परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेलीकॉप्टर रोके जाने के आरोप के बाद केशव प्रसाद मौर्य का तंज, सफाई जाने के लिए तैयार रहे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण नजदीक आता जा रहा है और आपको बता दें कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोके जाने को लेकर बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बाद यूपी के डिप्टी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को रोकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने साल 2014 में ही सपा को रोकने का फैसला कर लिया था, जो आज तक कायम है। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी नौटंकी बंद करें और 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद 11 मार्च को सफाई जाने की तैयारी कर लें। दरअसल दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि 4 घंटे में नहीं, सिर्फ 40 मिनट में मेरठ पहुंचाने वाला सड़क तैयार है। बता दें कि अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में ही रोक लिया गया था और इस बात पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने नाराजगी जताई थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना कोई कारण बताए रोक रखा गया और वहीं उनके इस आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य हमलावर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव पर बरसे जगत प्रकाश नड्डा, कहा चुनाव के वक्त नए नए वादे करती है समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया और अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी काम के आधार पर वोट मांगने कभी नहीं आए, वो तो हर बार चुनाव में नए वादे करती है और आगे बढ़ जाती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगे बढ़ती है। नड्डा ने शुक्रवार को यहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी 2017 में काम के आधार पर वोट मांगने आई थी। उन्होंने कहा कि हर बार सपा चुनाव के वक्त नए नए वादे करके आती है और बाद में आगे बढ़ जाती है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने सिखाया है कि हमारी पार्टी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगे बढ़ेगी और भाजपा ने जो कहा है वो करके भी दिखाएगी। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आप चुनाव में वोट देने जा रहे हैं तो आपके पास चुनने का अधिकार क्या है, इसे एक बार देखिए कि किसने क्या कहा था और वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। नड्डा ने दावा किया कि भाजपा ने जो कहा उसे पूरा किया। उन्होंने किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि अभी पिछले दिनों किसानों के कई नेता बन गए और उन्होंने अपने को नेता कहलवाया, इससे किसानों की हालात खराब होती रही। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि जो काम किसान के लिए नरेंद्र मोदी ने किया वो अभी तक किसी ने नहीं किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा हम गन्ना की और वो जिन्ना की बात करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को ठगा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में सिर्फ यूपी को ठगने का काम किया है और तब यूपी में माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में सिर्फ यूपी को ठगने का काम किया था और तब यूपी में माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गन्ना की बात करती है और अखिलेश सिर्फ जिन्ना की बात करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने भारत मध्य एशिया समिट को किया संबोधित, अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली आयोजित किए गए भारत मध्य एशिया समिट को संबोधित किया है। इस समिट में एशियाई मूल के कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंताओं पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी को चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से भी हम चिंतित हैं और इस संदर्भ में हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और मध्य एशिया देशों के कूटनीतिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं।
पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोगियों ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमैनुअल मैक्रों ने गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी बोले कि भारत फ्रांस संबंध होंगे और ज्यादा मजबूत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आभार जताया और कहा कि वो फ्रांस के साथ भारत के सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने को उत्सुक हैं और एक खुले व शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से काम करने को तत्पर हैं। मैक्रों ने 26 जनवरी को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए हिंदी में ट्वीट किया है कि हमारी हिंद प्रशांत महत्वाकांक्षा और साझा परियोजनाएं जारी हैं और जारी रहेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दक्षिण चीन सागर में दबाव बढ़ाने में लगा अमेरिका। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बाइडेन का आक्रामक रुख बरकरार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन की तनातनी को देखते हुए अमेरिका सरकार अब चीन की नौसैनिक क्षमताओं को देखते हुए वहां पर अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कुछ एशियाई नेताओं को डर था कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद अमेरिका चीन के खिलाफ अपने सख्त रवैये को छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन के रुख से कई अमेरिकी सहयोगियों की एशिया में पैठ बढ़ गई है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से टाटा के हवाले होगा एयर इंडिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप का 69 साल का इंतजार अंततः गुरुवार को समाप्त हो गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने औपचारिक हैंड ओवर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद चंद्रशेखरन वापस एयर इंडिया हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां हैंडओवर की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई। टाटा समूह ने हैंडओवर के बाद आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सरकार से एयर इंडिया की खरीद की प्रक्रिया पूरी हो गई है। टाटा समूह ने आज से मैनेजमेंट और कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन ने खुशी जताते हुए कहा कि उनकी कंपनी एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों का टाटा समूह में स्वागत किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान टाटा सन्स के चेयरमैन ने एयर इंडिया के हैंडओवर को और आगे बढ़ाने के ऑपरेशन के बारे में प्रधानमंत्री से बातें की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर बोले कि भारत और फ्रांस संबंधों को अलग स्तर पर ले जाने का है ये उपयुक्त समय। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच आज द फ्रेंच प्रेसिडेंसी EU इंडिया पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक विषय पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन येवेस ले ड्रियन ने बताया कि फ्रांस के यूरोपीय संघ की अध्यक्षता में 22 फरवरी को यूरोपीय संघ और इंडो पैसिफिक के बीच संबंधों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शुक्रवार को उत्तराखंड में होंगे अमित शाह। रुद्रप्रयाग में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचेंगे और आगामी 14 फरवरी को होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह रुद्रप्रयाग में जनता से डोर टू डोर संपर्क करेंगे। वो सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और यहां वो रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। गृह मंत्री 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुझसे योग्य मुख्यमंत्री। यूपी के मुख्यमंत्री योगी की तारीफ में बोले राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के मोदीनगर में गुरुवार को पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार को लेकर तारीफ करते हुए उन्हें योगी को खुद से बेहतर मुख्यमंत्री बताया। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आबादी बहुत अधिक होने के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था कई राज्यों से पीछे थी, लेकिन पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 साल के भीतर यूपी की इकोनॉमी 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। कारोबारी सुगमता के मामले में राज्य अब नंबर 2 पर है। आंकड़े तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़े ही रख रहा हूं। विकास की पहली शर्त होती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। कानून स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जब होगा कानून का शासन तब विकास करेगा योगासन। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार। बोले वो तो इतिहास है,
इतिहास ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, पार्टियों का एक दूसरे पर हमला तेज होता जा रहा है। राजनेता अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वहीं और रहेगी, और प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं और इतिहास ही रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में अभी ओमिक्रॉन BA.2 सब वेरिएंट का कहर, पॉजिटिविटी रेट 17.75%, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, देश में अभी ओमिक्रॉन का BA.2 सब वेरिएंट अधिक प्रचलित है और दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। यही वजह है कि देश में कोविड-19 के ज्यादा गंभीर मामले सामने नहीं आ रहे हैं। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की कोशिश सफल, चीन ने अरुणाचल में अगवा किए गए मिराम तरोन को भारतीय सेना को सौंपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 17 साल के मिराम तरोन का अपहरण कर लिया था और अब इस युवक को चीनी सेना ने भारत को वापस सौंप दिया है और इसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की है। उन्होंने बताया कि चीन ने युवक को इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री ने ट्वीट किया कि चीन की PLA ने अरुणाचल प्रदेश के युवा मिराम तोरान को इंडियन आर्मी को सौंप दिया है और उसकी मेडिकल परीक्षण समेत तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने कहा आतंकवाद की परिभाषा पर UN अभी सहमत नहीं, पाकिस्तान खाली करे कश्मीर का अवैध हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत ने इस बात पर चिंता जताई है कि आतंकवाद की एक साझा परिभाषा पर संयुक्त राष्ट्र अभी तक सहमत नहीं हुआ है और न ही इस वैश्विक संकट से निपटने व आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कोई समन्वित नीति तैयार की गई है। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक संधि की प्रक्रिया को टालते जा रहे हैं और असफल साबित हुए हैं। इस बीच UN में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर R मधुसूदन ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को खाली करे जो उसने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में द्वितीय सचिव दिनेश सेतिया ने संगठन के कार्य को लेकर महासचिव की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देश और समाज जिस सबसे खतरनाक संकट से जूझ रहा है, उस आतंकवाद से गंभीरता से निपटने की हमारी अक्षमता उन लोगों के लिए संगठन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है जिनकी रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत उसकी जिम्मेदारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई देशों में फहराया तिरंगा, भारत पर विदेशों से शुभकामनाओं की बौछार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में 73वें गणतंत्र दिवस पर पूरे जोश और उल्लास से मनाया जा रहा है, तो वहीं कई देशों की तरफ से भारत को इस अवसर पर शुभकामनाएं मिली हैं। संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका में भारतीय झंडा भी फहराया गया है। जापान, बांग्लादेश, कोलंबिया, भूटान, मालदीव, लातविया और मेडागास्कर की तरफ से भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मिली हैं। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत को मिली शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने भारत को गणतंत्र दिवस पर हिंदी में शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों और अपनी तरफ से भारत के गणतंत्र की शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने एक बार फिर भारत बांग्लादेश की दोस्ती का महत्व बताया और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत को धन्यवाद दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चाइना, वियतनाम और ताइवान से आने वाली सस्ती टाइलों की डंपिंग की भारत में जांच हो गई है शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन, ताइवान और वियतनाम से एक खास तरह की टाइल के आयात के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इन टाइलों का इस्तेमाल अधिकतर मकानों और दुकानों के फर्श बनाने के लिए किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने घरेलू कंपनियों की शिकायत के बाद विनाइल टाइलों की कथित डंपिंग को लेकर ये जांच शुरू की है। सस्ते आयात में बढ़ोतरी के कारण अगर घरेलू उद्योग को अगर नुकसान
सामान पहुंच रहा होता है तो कई बार देश एंटी डंपिंग जांच शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार डंपिंग कानून आयातित सामान को उनके प्रोडक्शन की लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।